हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 4 जुलाई 2024 और 4 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? विद विच कंपनी हैज अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस साइंड एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर 70 mm रॉकेट्स इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है इसॉल्ट एविएशन, सेकेंड ऑप्शन है नौसेना समूह, थर्ड ऑप्शन है BAE सिस्टम्स, फोर्थ ऑप्शन है थेल्स समूह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, थेल्स समूह। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अडानी समूह की रक्षा शाखा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए थेल्स समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी न केवल भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें दुनिया भर में अपने साझेदार नेटवर्क को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करती है। यह साझेदारी भारत के बढ़ते रक्षा उद्योग के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के प्रति हमारे निरंतर समर्थन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विमानन विश्लेषण फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार विमानन बाजार में भारत की स्थिति क्या है? अकॉर्डिंग टू द डाटा कंप्लीट बाय एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द एविएशन मार्केट? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, विमानन विश्लेषण फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार विमानन बाजार में भारत की स्थिति क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। विमानन विश्लेषण फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों द्वारा हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए अपने बेड़े के आकार का विस्तार करने के बाद भारत अब विमानन बाजार में तीसरे स्थान पर है। भारत की घरेलू एयरलाइन क्षमता पिछले 10 वर्षों में दोगुनी होकर अप्रैल 2014 में 7.9 मिलियन सीटों से बढ़कर अप्रैल 2024 में 15.5 मिलियन हो गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने जून 2024 में भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए कितने रुपए राशि के दूसरे दौरे के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ सेकेंड राउंड ऑफ अमाउंट इन फाइनेंसिंग टू हेल्प इंडिया एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन जून 2024। फर्स्ट ऑप्शन है $1.5 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $1.5 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $1.5 ट्रिलियन या फोर्थ ऑप्शन है $2.5 बिलियन।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने जून 2024 में भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए कितनी राशि के दूसरे दौरे के वित्तपोषण को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, $1.5 बिलियन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत को निम्न कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन के दूसरे दौरे के वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। यह वित्त पोषण हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर्स तथा नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के लिए बाजार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जून 2023 में विश्व बैंक ने प्रथम निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यक्रमिक विकास नीति संचालन के लिए $1.5 बिलियन की मंजूरी दी। इस नए वित्त पोषण से भारत को अपने हरित हाइड्रोजन उत्पादन का विस्तार करने और निम्न कार्बन निवेश के लिए वित्त जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। फर्स्ट ऑप्शन है 29 जून को, सेकेंड ऑप्शन है 28 जून को, थर्ड ऑप्शन है 30 जून को या फोर्थ ऑप्शन है 1 जुलाई को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, तो जल्दी से बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। यह दिवस लोकतांत्रिक शासन में संसदों की भूमिका का जश्न मनाता है तथा राष्ट्रों के प्रति शांति और समझ बनाने में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। और इस साल की थीम है संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए सेतु का निर्माण। क्या है दोस्तों इस बार की थीम? संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए सेतु का निर्माण। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा स्थापित यह विशेष दिवस पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में दुनिया भर की संसदों द्वारा की गई प्रगति पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 से 2027 तक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर संशोधित ढांचे में रुपया समर्थन का कुल कोष कितना है। व्हाट इज द टोटल कॉर्पस ऑफ द रूपी सपोर्ट इन द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज फ्रॉम 2024 to 2027। फर्स्ट ऑप्शन है 25,000 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 2,500 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 15,000 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 1,25,000 करोड़। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25,000 करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 से 2027 की अवधि के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन समूह के देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर एक संशोधित रूपरेखा तैयार की है। 2024 से 2027 के फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रुपए में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग INR स्वैप विंडो शुरू की गई है। रुपया समर्थन की कुल राशि रुपए 250 बिलियन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संगठन ने 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर वित्त पोषण
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत महिलाओं को आवास ऋण प्रदान करने और भारत में कम आय और किफायती आवास खंड में वित्तपोषण की कमी को दूर करने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर वितरित किए जाएंगे। Which organization has signed a $60 million non-convertible debentures financing agreement disbursing $30 million to Aadhar Housing Finance Limited to provide housing loans to women and address the shortage of financing in the low-income and affordable housing segment in India। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक या फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ने 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गैर परिवर्तनीय डिवेंचर वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत महिलाओं को आवास ऋण उपलब्ध कराने और भारत में निम्न आय और किफायती आवास खंड में वित्तपोषण की कमी को दूर करने के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर वितरित किए जाएंगे। विज्ञप्ति के अनुसार धनराशि का आधा हिस्सा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल? फर्स्ट ऑप्शन है नूनो मेलो को, सेकेंड ऑप्शन है जॉर्ज सोक्रेटिस को, थर्ड ऑप्शन है पाउले रेंजेल को या फोर्थ ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनियो कोस्टा को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा को यूरोपीय संघ में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए बहाल किया गया है। वह इस पद पर आसीन होने वाले पहले पुर्तगाली नेता बने और यह नियुक्ति यूरोपीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग लेने के लिए हवाई के पर्ल हार्बर पहुंचा है? विच इंडियन नेवी शिप हैज रिसेंटली रीच्ड पर्ल हार्बर इन हवेली टू टेक पार्ट इन द 29th एडिशन ऑफ द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज? फर्स्ट ऑप्शन है INS सतपुड़ा, सेकेंड ऑप्शन है INS सहारदी, थर्ड ऑप्शन है INS सुवर्णा या फोर्थ ऑप्शन है INS शिवालिक। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग लेने के लिए हवाई के पर्ल हार्बर पहुंचा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, INS शिवालिक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय बहुभूमिका वाला स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास के 29वें संस्करण में भाग लेने के लिए हवाई के पर्ल हार्बर पहुंच गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है।
अमेरिका नौसेना के अनुसार लगभग 29 देश, 40 सतही जहाज, 3 पनडुब्बियां, 14 राष्ट्रीय थल सेनाएं, 150 से अधिक विमान तथा 25,000 से अधिक कार्मिक अभ्यास के दौरान हवाई द्वीप में तथा उसके आसपास प्रशिक्षण लेंगे तथा कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला है? विच कंपनी हैज रिसीव्ड द सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024? फर्स्ट ऑप्शन है मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सेकेंड ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड, थर्ड ऑप्शन है एबीजी शिपयार्ड या फोर्थ ऑप्शन है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला है। GRSE ने टिकाऊ प्रथाओं और शासन उत्कृष्टता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। यह पुरस्कार GRSE द्वारा कोर परिचालन में स्थिरता को एकीकृत करने के लिए दिया गया है। GRSE को टिकाऊ जहाज निर्माण प्रथाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। कंपनी समुद्री और रक्षा क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। विराट कोहली ने किस वर्ष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था? इंडियाज कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा हैव अनाउंस्ड देयर retirement from T20 international cricket after winning the World Cup final against South Africa. In which year did Virat Kohli make his T20 international debut? फर्स्ट ऑप्शन है 2007 में, सेकेंड ऑप्शन है 2010 में, थर्ड ऑप्शन है 2011 में या फोर्थ ऑप्शन है 2012 में। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2010 में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा का T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर 2007 में शुरू हुआ और अगले 17 वर्षों में वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन गए। विराट कोहली का T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर 12 जून 2010 को शुरू हुआ जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पदार्पण किया। जडेजा ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने 74 मैच खेले जिसमें 515 रन बनाए और 54 विकेट लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे लगे होंगे
और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।